नमस्ते, मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल असम एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। पाठ के आरंभ से मैं आप सबको शुभ दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ। आपका जीवन सुखमय हो, धन धान्य से पूर्ण हो, योग्यता से पूर्ण हो, ज्ञान से पूर्ण हो, खुशी से पूर्ण हो। तो आज हम MST 9 के कहानी के सिद्धांत और स्वरूप की कहानी का अर्थ और स्वरूप उसके जो प्रश्न हैं उस पर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि आधुनिक विधा के रूप में कहानी की प्रमुख पहचान के आधार की विवेचना कीजिए। आधुनिक विधा के रूप में कहानी की प्रमुख पहचान के आधार की विवेचना कीजिए। भारत में प्राचीन काल से लेकर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक कथा, प्रबंधन, काव्य और नाटक के गौण तत्व थे। गद्य में कथा रचने की परंपरा का आरंभ विष्णु शर्मा कृत पंचतंत्र से माना जाना चाहिए। यानी पहले जो प्रारंभ जो शताब्दी के प्रारंभ में कथा, प्रबंधन, काव्य और नाटक ऐसे थे, लेकिन विष्णु शर्मा के पंचतंत्र से माना जाता है कि ये गद्य रूप से आया है। 19वीं शताब्दी में भारत में मुद्रण यंत्र के प्रवेश के बाद कथा पुस्तक का रूप ग्रहण करने के साथ लेखक के विचारों, भावों और नैतिक बोध की अभिव्यक्ति का साधन भी बनने लगे। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में सरस्वती का प्रकाशन आरंभ हुआ और संपादकों ने लघु कथाओं के प्रकाशन की आवश्यकता महसूस की। वह पत्रिका की आंतरिक आवश्यकताएं भी थी और अंग्रेजी में लोकप्रिय हो चुकी शॉर्ट स्टोरी का प्रभाव भी। यानी 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में सरस्वती का प्रकाशन आरंभ हुआ, सरस्वती पत्रिका, और संपादकों ने लघु कथाओं के प्रकाशन की आवश्यकता महसूस की और वह पत्रिका की आंतरिक आवश्यकता भी थी और अंग्रेजी में लोकप्रिय हो चुकी शॉर्ट स्टोरी का प्रभाव भी। इसलिए सरस्वती के पहले ही अंक में प्रकाशित किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती की लघु कथा के रूप में छापा गया और इसे आख्यायिक कहा गया। सर्वप्रथम श्याम सुंदर दास ने अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी विधा के लिए हिंदी में आख्यायिक पद का प्रयोग आरंभ किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी 1903 में सरस्वती का संपादक नियुक्त होने के बाद इस नई कथा विधा के लिए आखिक पद को स्वीकार कर लिया और आखिक खंड में खुद की 4 आखिक, 3 देवता, महारानी चंद्रिका, स्वर्ग की झलक और भारतवर्ष का तारा प्रकाशित की। यहाँ कथा और आख्यायिका का भेद नहीं है। शुक्ल जी ने भी अपनी रचना 11 वर्ष का समय को आख्यायिका ही कहा था तथा बाद में जयशंकर प्रसाद ने भी अपनी छोटी कथा रचनाओं को आख्यायिका नाम से ही अभिहित किया। मर्यादा, माधुरी, विशाल भारत आदि में बंगला के अनुकरण पर कहानी की गल्प पद में जाना लगभग 1936 तक आख्यायिका, गल्प और कहानी पद का प्रयोग समांतर चलता रहा। प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपने कहानी संग्रह जो सोजी वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया था। मानसरोवर के प्रथम भाग के प्राक कथन
से स्पष्ट है कि हिंदी में वे शॉर्ट स्टोरी के लिए किसी निश्चित हिंदी पद का चयन नहीं कर सके थे। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में शॉर्ट स्टोरी के लिए पद के प्रयोग पर जोर दिया, जो कि 1940 के दशक में कहानीकारों और आलोचकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। छोटी कहानी पद में उसके आकार की दृष्टि में छोटा होने भाव निहित है। उपन्यास और कहानी का प्रमुख भेद उनका आकार है। उपन्यास का आकार बड़ा और कहानी का आकार छोटा होता है। यह स्पष्ट है कि शॉर्ट स्टोरी विधा पहले यूरोपीय भाषाओं में विकसित हुई, में पहले बंगाल में और उसके बाद हिंदी में शॉर्ट स्टोरी भिन्न भिन्न नामों से पहचानी जाने लगी। अंग्रेजी आलोचकों ने शॉर्ट स्टोरी नोवेल, एपिक और रोमांस जैसे बृहदाकार व्यापक फलक वाले कथा रूपों से भिन्न संक्षिप्त गद्य कथा के रूप में की है। शॉर्ट स्टोरी का उद्देश्य किसी एकल प्रभाव की सृष्टि करना होता है। एक कथा रूप में मित प्रसारी दृश्य रचना और संक्षिप्त वर्णन के साथ चरित्र का कार्य व्यापार और नाटकीय विकास दिखाना अपेक्षित नहीं होता। छोटी कहानी कार्य व्यापार के बीच की किसी क्रिया से आकस्मिक आरंभ के साथ शुरू होती हैं। बड़ी कहानियों की तरह छोटी कहानियों के कथानक में चरमोत्कर्ष, संकट का क्षण या मोड़ एकल होते हैं। उनका अंत भी प्राय आकस्मिक और खुला होता है। प्रेमचंद और रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में कहानी का स्वरूप निर्धारित करने का प्रयास किया था। प्रेमचंद का यह प्रयास उनके कहानी लेखन के अनुभव और रामचंद्र शुक्ल का प्रयास उनके समकालीन हिंदी कहानी के सूक्ष्म अध्ययन पर आधारित था। रामचंद्र शुक्ल ने अपने प्राचीन कथा साहित्य में उपलब्ध कथाओं को घटना प्रधान और मार्मिक में बांटा है। आधुनिक ढंग के उपन्यासों और कहानियों के स्वरूप विकास में उन्होंने नाटक के योगदान को रेखांकित किया, क्योंकि नाटक में घटनाओं की श्रृंखला लगातार सीधे न जाकर इधर उधर और श्रृंखलाओं में गुफित होती चलती है और अंत में जाकर सब मिल जाती है। शुक्ल जी मानते हैं कि घटनाओं के विन्यास की यह वक्रता और वैविध्य उपन्यासों और आधुनिक कहानियों को पुराने साहित्य से अलग करता है। इसी आधार पर शुक्ल जी राजा श्री प्रसाद के भोज का सपना या वीर सिंह का वृत्तांत को आधुनिक कहानी नहीं मानते। शुक्ल जी ने इस तथ्य का भी उल्लेख किया है कि अंग्रेजी में प्रकाशित छोटी आख्यायिका से प्रेरणा लेकर बंगला में वैसी ही कहानियाँ गल्प के नाम से प्रकाशित होने लगी थी। उनसे प्रेरणा ग्रहण कर सरस्वती में इस प्रकार की कहानियाँ प्रकाशित होने लगी। शुक्ल जी हिंदी कहानी का ढांचा पश्चिम में लिया मानते हैं और ये कसौटियाँ सभी कहानियों पर समान रूप में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि कहानी में नए नए प्रयोग होते रहते हैं और कहानी का रूप बदलता रहा है। आरंभिक 20वीं शताब्दी के एक प्रभावशाली लेखक शेरवुड एंडरसन के अनुसार कहानी का उद्देश्य रूप को प्राप्त करना है, न कि कथानक को, अतः उसमें एक कथानक की शर्त उचित नहीं है। 20वीं शताब्दी में छोटी कहानी के इतिहास में रूप के प्रति झुकाव और प्रयोग की प्रवृत्ति हावी होती दिखाई पड़ती है। भले ही इस सदी के लोकप्रिय कहानीकार ओ हेनरी, पॉल मोरान आदि कथानक के अनुसार कहानियाँ लिखते रहे हों। प्रारंभिक रचनाओं के अभिकर्ता के रूप में आश्चर्यजनक और कौतूहलजन्य प्रसंगों का शताब्दी के मध्य में ही व्यापक रूप में बहिष्कार हो गया। अब छोटी कहानी एक छोटे पर बौद्धिक दृष्टि से ज़्यादा मांग करने वाले पाठक वर्ग का प्रिय कथा रूप हो गई है। हिंदी में कहानीकार भी इस दिशा में सक्रिय है। प्रेमचंद और जैनेन्द्र व अज्ञे ने हिंदी कहानी को प्रौढ़ता प्रदान की। इसके बाद 5वें दशक
के मंटो और वेदी ने और छठे दशक में अमरकांत, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, शेखर जोशी, इंतज़ार हुसैन, निर्मल वर्मा, रेणु आदि ने कहानी की रचना को अपेक्षित ऊंचाई प्रदान की। और दूसरी प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, छोटी कहानी की परिभाषा देते हुए उसके रूप निर्धारण में स्केच और उपाख्यान की भूमिका का वर्णन कीजिए। हिंदी की महत्वपूर्ण विधा के रूप में छोटी कहानी के विकास में स्केच और टेल का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इनके अंदर ही आधुनिक छोटी कहानी विकसित हुई है। स्केच तथ्यात्मक और पत्रकारिता के गुणों से युक्त है, वही टेल की तुलना में अधिक विश्लेषणात्मक और न्यूनतम कथात्मक या नाटकीय होता है। स्केच का प्राथमिक रूप लिखित है और छोटी कथा उपाख्यान का मौखिक। स्केच लेखक वर्तमान और प्रत्येक यथार्थ पर तीव्र दृष्टि रखता है, तो स्केच के विपरीत उपाख्यान दरबार या आलाप के चारों ओर बैठे श्रोताओं को सुनाई जाने अतीत की पुनर्रचना। 19वीं शताब्दी के कुछ लेखकों ने स्केच के तत्वों के साथ आख्यान को मिलाकर छोटी कहानी नामक विधा बनाई, जिसका सामान्य लक्ष्य उपाख्यान की फंतासी और कल्पनात्मक उड़ान को कम करके स्केच को उसकी कठोर तथ्यात्मक से मुक्ति कराना था। आधुनिक छोटी कहानी अति कल्पनात्मक कथा और स्केच के सम्मिलित गुणों से युक्त होती है। हिंदी में भी यूरोपीय रचनाकारों के समान ही पहाड़ी, यशपाल आदि अनेक कहानीकारों ने कहानी में स्केच का मिश्रण किया, परंतु रामवृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्ति और महादेव वर्मा के अतीत के चलचित्र इससे भिन्न है, क्योंकि रेखाचित्र के पात्र उनके लेखकों से जुड़े यथार्थ के रूप में वास्तविक व्यक्ति है, जबकि पहाड़ी, यशपाल और प्रेमचंद्र की रेखा चित्रनुमा कहानियों के पात्र काल्पनिक हैं, जिसका वास्तविक जीवन या यथार्थ की घटना प्रसंगों से कोई संबंध नहीं है। तो आप समझ पाए कि छोटी कहानी क्या होती है और रेखा चित्र और रेखा चित्र विभिन्न लेखों के माध्यम से किस प्रकार के होते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। कहानी और उपन्यास में अंतर बताते हुए कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। उपन्यास और कहानी को हिंदी गद्य की कथा विधा के दो रूप में से एक रूप उपन्यास है। यह अपने विस्तार में महाकाव्यात्मक गरिमा लिए हुए होता है, यानी उपन्यास जो एक बड़ा ही काव्य होता है, उनकी गरिमा जो है अलग होती है, महाकाव्य होती है। जब ये कहानी एक गमले में उगा हुआ एक छोटा सा पौधा है, जिसमें जड़, तना, पत्तियां, फूल सभी कुछ विद्यमान होते हुए भी वो स्वतंत्र रूप में एक इकाई है। इस तरह कहानी भी तात्विक दृष्टि के कथानक, पात्र, कथोपकथन, देश काल, परिस्थिति, भाषा शैली और उद्देश्य आदि के रूप में विश्लेषित की जाती है, लेकिन वह अपने अस्तित्व को एक छोटे आयाम में ही सिद्ध करने की क्षमता रखती है। और उपन्यास और कहानी का अपना साहित्यिक दृष्टि से अलग अलग अस्तित्व होता है। कहानी और उपन्यास दोनों में ही कथानक होते हैं। उपन्यास महाकाव्य के समान जीवन के समग्र पहलू के केंद्र में रखकर पात्रों के चरित्रगत चित्रण, उनके विकास, स्थानीय वातावरण, भावनाओं और आघात प्रतिघात मुख्य कथा के साथ सहयोगी कथा प्रसंगों को लेकर चलते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इस दृष्टि से उसे एक लंबी यात्रा तय करनी होती है, जबकि कहानी का प्रेरक को एक मार्मिक विचार होता है और इस विचार का विकास ही केंद्रित होकर अंत में उद्देश्य रूप में परिणत होता है। इसमें कार को अपनी दृष्टि सीमित करनी होती है। इससे हम यह कह सकते हैं कि कहानी और उपन्यास के कथानक में मौलिक अंतर है।
कहानी स्पष्टतया जीवन या जगत के किसी एक अंश का रहस्योदय घटना करती है। इसमें जीवन को पूर्णता से देखने का प्रयास नहीं किया जा सकता, जबकि उपन्यास में पात्रों के संपूर्ण जीवन की झलक मिलती है। कथानक की सीमा के कारण ही उपन्यास और कहानी के आकार में भी अंतर होता है। कहानी 8-10 पृष्ठ से 10-15 पृष्ठ तक की हो सकती है और आसानी से आधे घंटे में पढ़ी जा सकती है, पर उपन्यास के लिए पृष्ठ अथवा समय का ऐसा कोई बंधन नहीं होता। कहानी का रूप छोटा होता है और उपन्यास का रूप बड़ा। कहानी और उपन्यास के बीच अंतर को स्पष्ट कानों वाला एक तत्व प्रभान्वित भी है। कहानी में यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप में देखी जा सकती है। कहानीकार कहानी में विषय को प्रभावों की एकता में क्रम में संयुक्त कर चलता है और उसका यह सम्मिलित प्रभाव व्यूह की कहानी की शक्ति बनता है। उपन्यास में यह जीवन के विविध क्षेत्रों की झांकी देते हुए वस्तु स्थितियों के बीच में विचरण करते हुए पात्र को एक लंबी यात्रा तय कराती है और अंततोगत्वा समग्रता में एक संवेदना बिंदु तक पहुंचती है। इसका प्रभाव मंडल बड़ा ही व्यापक होता है। कहानी और उपन्यास की कल्पना में भी विस्तार और संक्षेप का मौलिक भेद होता है और सबसे बड़ी बात यह होती है कि उपन्यास में रचनाकार अपनी प्रतिच्छाया में एक बड़े वृत्त को घेरती है, जबकि कहानी में रचनाकार नज़दीक से उस वृत्त के एक अंश को अधिक बारीक से सोचता है। विचारों प्रभावों की अभिव्यक्ति का स्तर भी उपन्यास और कहानी के बीच एक अंतर स्थापित करता है। उपन्यासकार की अपेक्षा कहानीकार का कार्य अधिक विवेकपूर्ण होता है। इसमें स्मृति से अधिक विस्तृत की सहायता लेना पड़ती है। उपन्यास के समान किसी मनोवैज्ञानिक अंतर्द्वंद के चित्रण के लिए आवश्यक अवकाश कम होता है। संभवतः इसका एक कारण यह भी है कि उपन्यास में चरित्र के विकास की संपूर्ण संभावनाएं होती हैं, जबकि कहानी में चरित्र मात्र एक घटना होती है। शैली की दृष्टि से कहानी की शैली में प्राण व्यंजकता और ध्वन्यात्मकता होती है, जबकि उपन्यास में विश्लेषण शैली का महत्व होता है। पूर्वोक्त विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि कहानी अपने अस्तित्व में उपन्यास से अलग और एक स्वतंत्र गद्य विधा है। कहानी का भी एक उद्देश्य होता है। एक सहज उद्देश्य मनोरंजन तो माना ही जा सकता है, लेकिन कहानी जीवन के किसी एक पक्ष के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। अतः उद्देश्य की दृष्टि से कहानीकार का रचनात्मक उद्देश्य किसी जीवन सत्य की प्रतिष्ठा करना होता है। अब यह उसके कलात्मक पर निर्भर करता है कि वह उस सत्य को सत्य के रूप में प्रतिपादित करे अथवा कल्पनात्मक जामा पहनाकर कला सूत्रों में भटका दे। एक समय था कि जब कहानी का उद्देश्य किसी आदर्श की प्रतिष्ठा करना था, फिर कहानी में किसी समस्या का प्रतिष्ठा का कहानी का उद्देश्य हो गया। आज कहानी सामान्य रूप में पाठकों को उस संवेदना तक पहुंचाने का काम करती है जहां पहुंचकर पाठक तदनुरूप मानसिक प्रक्रिया से गुजरता हुआ समस्या के समाधान के स्तर पर स्वयं को एक क्रियाशील इकाई के रूप में अनुभव कर सके, वो पाठक की प्रेरणा का विषय बना सके। फिर और एक और प्रश्न की ओर चलते हैं। कहानी बोल दी और एक प्रश्न की ओर चलते हैं। छोटी कहानी के उदय में साहित्यिक स्वच्छंदतावाद तथा साहित्यिक यथार्थवाद की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।
छोटी कहानी के उदय में साहित्यिक स्वच्छंदतावाद तथा साहित्यिक यथार्थवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वच्छंदतावाद के आधार पर छोटी कहानी के कहानीकारों को जहां कहानी के आकार में शब्द सीमा तथा विषय के चयन की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, तो वहीं यथार्थवाद में इस कहानी की विषय वस्तु में प्रसंगों तथा विवरणों के माध्यम से मनुष्य के बाहरी जीवन तथा उसके अंतर्गत में विद्यमान में उसकी सोच को यथार्थवत प्रस्तुत करने को प्रेरित किया है। यदि पहले छोटी कहानी की रचना का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना ही था, परंतु इसमें स्वच्छंदतावाद और यथार्थवाद के आने से यह मनुष्य के जीवन में जुड़ी सत्य घटनाओं तथा विषय चयन से लेकर कथा वस्तु के निर्माण में जीवन के यथार्थ को उजागर करने का सशक्त माध्यम बनकर उभरने लगी। छोटी कहानी के भारतीय रचनाकार पाश्चात्य साहित्य में यथार्थवाद से अधिक प्रभावित हुए तथा पाश्चात्य रचनाकारों की तर्ज पर छोटी कहानी में जीवन के कटु यथार्थ को उजागर करने का प्रयास किया तथा शब्द सीमा व विषय चयन की सीमा से मुक्त होकर जीवन के सभी विषयों को अपनी रचनाओं में उतारा, जिसका प्रभाव 20वीं सदी के 8वें दशक में लिखित कहानियों में सहज ही देखा जा सकता है, जहाँ पर विषयों की विविधता के साथ साथ सत्य घटनाओं तथा जीवन की वास्तविक अनुभूतियों को छोटी कहानी में स्थान दिया गया है। प्रश्न पर चलते हैं। छोटी कहानी के विकास में फ्रांस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के रचनाकारों के योगदान का उल्लेख कीजिए। छोटी कहानी के विकास में यूरोप के प्रमुख देश फ्रांस तथा संयुक्त राज्य के रचनाकारों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। छोटी कहानी को 19वीं शताब्दी में फ्रांस में लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्रमुख फ्रांसीसी रचनाकारों ब्लाज़क, अलेक्सांद्र द्यूमा, प्रोस्पर मैरिमी, लाब्रा, मोपासां तथा एमिल जोला है, जिन्होंने छोटी कहानी के कथानक की विधिवता, सामाजिक आलोचना तथा युद्ध व मृत्यु जैसे सार्वत्रिक विषयों को लेकर उनकी गहनता से पड़ताल करके छोटी कहानी को पाठकों के मध्य अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। फ्रांसीसी रचनाकारों के अनुरूप ही छोटी कहानी को आधुनिक विधा के रूप में अमेरिका में प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय वॉशिंगटन इरविंग, एडगर एलन पो, हॉथोर्न, एलिना वेथ, स्टुअर्ट फैलसबॉर्ड, फिट्स, जेम्स ओ ब्रायन, थर्ज तथा मिलविले आदि को जाता है, जिन्होंने छोटी कहानी में मानवीय संवेदना, स्वतंत्रता संघर्ष, लोकतंत्र से जुड़े प्रश्नों तथा राष्ट्रीय असीमता में संबंधित विषयों को उठाकर इसे विशिष्टता प्रदान करते हुए साहित्यिक विधा की श्रेष्ठतम ऊंचाई तक पहुंचाने का सशक्त प्रयास किया है। इस तरह से हम यहाँ पर कहानी और इसका स्वरूप के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर हमने विचार किया। तो आप इसे पढ़िए और अपनी परीक्षा में पढ़ाइए। बहुत ही सहज है कहानी और उपन्यास, छोटी कहानी, इसके बारे में जानना है तो इसे सुनिए बार बार, अपने से भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आप नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपके सुझाव को कमेंट बॉक्स में दीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।